हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, ख़ास तौर से मैं उन पेशेंट को बताना चाहूँगा जो स्ट्रोक के ऐसे पेशेंट हैं कि जो सर्दियाँ आ गई हैं कि किस तरह की चीज़ें जो हैं आप अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले उन चीज़ों में जो नाम लूँगा मैं, बल्कि एक-एक टर्म मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है आपका खान-पान, यानी आपके डाइटरी चेंजेस। देखिए, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हम खाने को लेके बड़ा कम्फ़र्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो भूख है एक तरह से वो बढ़ जाती है। बहुत अलग-अलग तरह का अच्छा खाना जो है वो सर्दियों में मिलने लग जाता है। तो हमारा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाने के साथ में कम्फ़र्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी को भी अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सर्दियों में। तो हम बहुत सारा अलग-अलग तरह का खाना लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे जितने भी ऐसे पेशेंट हैं वो ख़ास तौर से इस बात का ध्यान देंगे कि बेशक आप चीज़ें खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप चीज़ों का कंज़प्शन कितना कर रहे हैं, मतलब आप चीज़ों को कितना खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत खाइए जिसमें सोडियम की मात्रा, मतलब एक तरह से नमक की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादातर जितने स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनके अंदर जो जिस वजह से स्ट्रोक हुआ है वो है उनका ब्लड प्रेशर। तो मान लीजिए आप ऐसा खाना लेते हैं जिसमें सोडियम या सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वो अपने आप को दोबारा से हाई बीपी के रिस्क पर लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि रिस्क बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपके स्ट्रोक के दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो आप मीठी चीज़ें, क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया भर की मीठी चीज़ें जो हैं हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश हमारे पेशेंट ये करेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक भी हैं, मतलब कि शुगर है या शुगर नहीं भी हैं, फिर भी आप कोशिश करिए कि जो आपका शक्कर वाला खाना है, जो शुगर वाला ऐसे खाना है, उसको सीमित रखिए, ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए। स्पेशली वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं, दूसरे वो पेशेंट जो मोटापे का ऐसे शिकार हैं, वो और ज़्यादा रिस्क के ऊपर चले जाते हैं कि जितना आप इस तरह का खाना लेते हैं उससे आपकी कंडीशन ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि आपका जो रिस्क है चीज़ों के लिए वो बढ़ जाता है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो अपने डाइटरी जो चेंजेस हैं वो इस तरह से करेंगे कि उनके शरीर पर खाने का उल्टा प्रभाव ना पड़े। तो अगर उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा, दैट मीन के चीज़ें जो हैं अपनी जगह बहुत सही रहेंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि आपके शरीर में सर्दियों में पानी की कमी ऐसे खड़ी हो जाती है। हम कंपैरिज़न अगर करें, मान लिया कि सर्दियों के और गर्मियों के मुकाबले, तो गर्मियों में आपको क्या होता है कि शरीर को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उस वक्त पानी की अच्छी खासी मात्रा की ज़रूरत होती है, तो आप पानी भी पीते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ा इसका उल्टा होता है कि आपकी जो बॉडी है उतना ज़्यादा पानी की नीड नहीं रहती है, और नीड नहीं रहती है तो आप पानी पी भी नहीं रहे होते हैं, आपको प्यास भी उतनी नहीं लगती है। तो अब उसके साथ में क्या होता है कि जब आप पानी नहीं पीते तो उसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, मतलब कि शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा ऐसे कमी हो जाती है। स्पेशली ये रीज़न, दूसरा रीज़न ये आप समझिए कि जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्द हवाएं अपने आप में कहीं ना कहीं सूखी होती हैं, तो उसकी वजह से भी, सूखेपन की वजह से भी, उन सूखी हवाओं की वजह से भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ऐसे हो जाती है। तो यहाँ जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने शरीर में पानी की मात्रा को कहीं ना कहीं बढ़ाएं। अब मान लिया कि आप पानी कम मात्रा में पीते हैं, तो पानी मतलब जब शरीर में जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लड में भी जाता है। तो अब अगर आप कम मात्रा में पानी लेते हैं या बहुत कम ऐसे पानी लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, मतलब कि वो जो उसकी लिक्विडिटी है, जो तरलता उसकी है, जो खून आपके ऐसे आर्टरीज़ में बह रहा है, जो वीन्स में ऐसे बह रहा है, कहीं ना कहीं उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। अब थिकनेस बढ़ने की वजह से आपको एक तरह से रिस्क बढ़ गया, आपकी क्लॉटिंग के चांसेस दोबारा से बढ़ चुके हैं। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं कोशिश करें कि अपना एक रूटीन मेंटेन करें कि हाँ, मुझे हर 2 घंटे बाद 50 ml, 100 ml, 150 ml, जिसकी जितनी ऐसे क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो पानी को लेना शुरू करें। बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि ऐसा हो, कुछ पेशेंट ऐसे बेसिकली होते हैं कि समझते हैं कि अब मुझे पानी लेना है तो फिर उसके बाद मुझे यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। देखिए, वो अपना एक बॉडी की एक फंक्शनैलिटी है कि जितना पानी ज़रूरी है वो रिज़र्व कर लेती है, जितना पानी नहीं ज़रूरी है
वो यूरिन की तरह, पेशाब की तरह उसे बाहर निकाल देती है। इसका मतलब कि आपकी किडनी अच्छा चल रही है। लेकिन इसके उल्टे में आप ये नहीं करेंगे कि अब मुझे पेशाब ज़्यादा जाना पड़ेगा तो मुझे जो है अब पानी ही नहीं पीना है। इससे आप कहीं ना कहीं अपने ब्लड की थिकनेस को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी जो क्लॉटिंग है उसको एक तरह से बढ़ा रहे होते हैं, एक तरह से आप रिस्क के ऊपर चले जाते हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो जितना हो सकता है उतना पानी पिएं। सर्दियों में भी पिएं, भले ही गर्मी के मुकाबले कम पिएं, लेकिन अपने पानी को ऐसे एक तरह पानी को जो है वो पीते रहें, मेंटेन रखें उसके लेवल को। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में आपके बीपी के जो लेवल्स हैं वो शूट कर जाते हैं। देखिए, जब बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दियां दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में ऐसे सर्दियां होती हैं तो सर्दियों की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो शरीर है वो सिकुड़न जैसा हो जाता है, हम एक तरह से सिकुड़ जाते हैं। तो अब मान लिया कि शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, सर्दी की वजह से श्रिंक ऐसे हो रही हैं, तो उस दबाव, वो जो दबाव है एक तरह का, वो दबाव आपकी जो खून की ऐसे वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड की ऐसे आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है मतलब कि कहीं ना कहीं उनका जो ल्यूमन है, एक तरह से जो उनकी चौड़ाई है वो भी कम होती है। अब जब वो कम होगी, इसका मतलब आपका जो हार्ट है उसे पंपिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कि उसे मान लिया कि खून पहुंचाना है और बहुत ऐसी छोटी छोटी ऐसी शिराएं हो चुकी हैं, उनका ल्यूमन कम हो चुका है, एक तरह से उनकी चौड़ाई कम हो चुकी है। तो वहाँ वहाँ जो है हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। अब जब ज़्यादा ऐसे पंपिंग होगी तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किस वजह से हुआ कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, और सर्दी में ऐसा है कि आपने उतने कपड़े गर्माहट के लिए नहीं पहने, अपने शरीर को गर्म करने के लिए नहीं पहने हुए हैं, तो वहाँ आपके जो बीपी के ऐसे लेवल हैं, क्योंकि आपका हार्ट जो है, आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा पंप करने लगा है, बहुत प्रेशर के साथ में आपके ब्लड को पंप करने लगा है। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, जितने स्ट्रोक के ऐसे पेशेंट हैं, वो अपने आप को अच्छी तरह से गर्म रखने वाले कपड़े ऐसे पहनेंगे। कोशिश करेंगे जब एक्सट्रीम वेदर ऐसे पड़ता है तो आप उतना ज़्यादा बाहर उसके एक्सपोजर में ना रहें जितना हो सकता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम कोल्ड है, ज़्यादातर जो स्ट्रोक के मामले ऐसे होते हैं वो आप जानते ही हैं कि सर्दियों में ज़्यादा होता है। वजह भी यही है कि थिकनेस ब्लड की ऐसे बढ़ जाती है, प्रेशर ऐसे आपकी वेसल्स, आपके खून की जो रक्त की ऐसे शिराएँ हैं या धमनियाँ हैं, आर्टरीज़ हैं, उनके ऊपर बढ़ जाता है। तो कोशिश हमारे पेशेंट ये करेंगे कि अच्छे तरह से अपने आप को गर्म रखने वाले कपड़े पहन कर ही आप बाहर निकलें। बल्कि जो भी ऐसे पेशेंट है, चाहे वो हार्ट के पेशेंट हो, चाहे वो किडनी के पेशेंट हो, चाहे वो स्ट्रोक के पेशेंट हो, जितने ऐसे पेशेंट होते हैं ख़ास तौर से वो क्योंकि रिस्क पर होते हैं, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि अपने शरीर को अच्छी तरह से गर्म रखने वाले जो कपड़े हैं वो पहने, और इस तरह के वेदर में, इस तरह के एनवायरनमेंट ऐसे अपने घर में, अपने रूम में बना कर रखें कि वो टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, आपके शरीर के मुताबिक रहे। जितना वो टेम्परेचर आपके शरीर के मुताबिक होगा, आप कहीं ना कहीं कंफर्ट रहेंगे, आपका जो एक ब्लड का प्रेशर बना हुआ है वो भी मेंटेन रहेगा। अब चौथा जो पॉइंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी को लेके। अब मान लिया कि जैसे ही सर्दी आती हैं हम बड़े कंफर्ट ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि हमारे एक तरह से एक ह्यूमन नेचर है कि सर्दियां हैं, चलो थोड़ा सा बैठ जाते हैं, उतना काम नहीं करना है, उतनी कुछ चीज़ें नहीं करनी हैं, शरीर जो है एक तरह से अपने आप को बड़ा सुस्त कर लेता है चीज़ों में। लेकिन हमारे जितने स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जितने पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपने आप को गर्मियों से भी ज़्यादा आप एक्टिव कर लें। एक्टिव का मतलब कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप गर्मियों के महीनों में करते थे, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई में करते थे, कोशिश करिए कि उससे दुगनी एक्सरसाइज, उससे दुगना चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जैसे ही सर्दी आती हैं, जैसे मैंने इससे पिछले टॉपिक में बताया कि आपकी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, आपकी ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो मांसपेशियां हैं उसकी स्टिफनेस को बढ़ा रही हैं। पेशेंट होते हैं कि सर मेरी जकड़न बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे हाथ में, मेरे पैर में जो है वो जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बढ़ने की वजह कि सर्दी बहुत रह रही है, ऊपर से आप फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह उतनी करते नहीं हैं, अब आपने कम कर दिया। यही गलती जितने ऐसे स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जितने पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वजह यही है कि स्टिफनेस बढ़ जाती है। सर्दियों में मांसपेशियां जो हैं एक तरह से सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, सिकुड़ जाती हैं बेसिकली अपने आप को गर्म रखने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए।
तो कोशिश हमारे पेशेंट ये करेंगे कि अपनी एक्सरसाइजेज जो हैं वो लगातार करते रहें, बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत ना करें, बिल्कुल कोशिश ना करें। आप छोड़ेंगे उसका निगेटिव इम्पैक्ट निकल के आएगा कि आपकी जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, रिकवरी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जहाँ अच्छे एक स्टेज पर पहुँच सकते हैं, आप उससे वापस हो जाएंगे। एक तरह से आपकी जो रिकवरी है वो बैक हो जाएगी। तो कोशिश जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो करेंगे कि जितना हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में, फिजियोथेरेपी में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। मैं समझता हूँ कि आज जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।